हेलो 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 ठीक है, अब चुप हो जाओ सभी लोग, टाइम हो गया आपका 9 के बाद। एक तो मैं अभी 2 घंटे लगातार चिल्ला कर आया हूँ, नीचे वाले बैच में ऐसे बने हुए अच्छे बच्चे हैं, तुम भी वैसे ही हो। मैंने बोला ऐसे कौन सा बैच आता हूँ तो असली समझ गए ना, हमारी इमेज थोड़ी वैसी है, तो सुधारो। मजाक वाली बात नहीं है, वैसे पढ़ाई करो। और इस टेस्ट की आप टेंशन मत लेना, है ना। तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह से अगर मार्क्स वगैरह कम आएंगे क्योंकि चैप्टर नहीं हो पाएगा अपना, और तुम्हारा पुराने चैप्टर भी इतने सही से कंप्लीट नहीं हुए, तो ऑब्वियसली बात है आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। बट आगे जो भी टेस्ट होंगे अपने, उनमें आपने सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। अपन ने करंट कोई लाइन लिखी थी, उसके दिखाना एक बार। करंट डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर डिफाइन है। करंट डेंसिटी किस पर डिफाइन है? मतलब अगर इधर देखो, करंट डेंसिटी मैंने क्या बोला, अगर आप किसी भी जगह पर मतलब मैंने बात करी तो भाई अरे बात है नहीं, करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर डिफाइन, आप जिस पॉइंट पर करंट डेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं उस जगह पर छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो करंट पर यूनिट एरिया उस जगह की क्या कहलाएगी? करंट डेंसिटी। करंट का क्लियर है। अब करंट डेंसिटी आप क्रॉस सेक्शन तो कोई भी ले सकते हैं, आप क्रॉस सेक्शन तो क्रॉस सेक्शन में कैसा भी कट कर सकते हैं ना यार। तो जैसे मान लीजिए इधर देखिएगा सभी लोग, उसका काम पूरा नहीं है। ये कंडक्टर था, ये हायर पोटेंशियल पर था, कोई बैटरी लगा रही थी, तो आपको पता है कि इसमें करंट फ्लो करेगी बेटा। अरे बोलो यार। तो अगर आपने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना था? A था। तो हमेशा आपको कौन सा क्रॉस सेक्शन लेना है, वो क्रॉस सेक्शन जो आपको J डिफाइन करने के लिए, तो इस जगह पे J जो होगा, इस जगह पर जो J होगा, अगर छोटे से एरिया पे करते तो ये छोटा सा पैच लिया मैंने, इस पैच का छोटा सा वैल्यू मान लो कितना है? dA। छोटी चीजों को हम ऐसे ही लिखते और इसमें करंट मान लो ऐसे जा रही थी, तो इस जगह पर J डिफाइन किया जाएगा, वो होगा I/D। करंट पर यूनिट एरिया का डिफाइन किया गया था करंट डेंसिटी। अरे बोलो ना यार। यस सर। लेकिन एरिया आप किसका लेंगे? कि क्रॉस सेक्शन तो आप ऐसा भी काट सकते थे। लेट ये वाला एरिया कितना है? A1। ये वाला एरिया कौन सा है? A1। तो यहां पर किस सरफेस के लिए करंट डेंसिटी डिफाइन करनी होती, इस पर थोड़ा सा पैच लेते, तो कौन सा वाला एरिया लेते? जो जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो, उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस आप कंसीडर करोगे, उसका एरिया अपर में करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी? करंट डेंसिटी। तो ये A1 था और ये बेटा आपका इधर मान लीजिए एंगल कितना था? थीटा। तो एक तरीके से ये समझ में आता है। तो ये वाला हमारा एरिया A1 वाला काम का है कि ये वाला काम का है? कौन सा वाला काम का है? ये वाला। और नहीं तो हमें वेक्टर फॉर्म में बताइए आपको I इक्वल टू क्या था? J वेक्टर डॉट तो I इक्वल टू, और J की दिशा किधर होती है? I की। और किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर किधर होता है? ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब एक सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, और तो आपको जनरली एरिया वेक्टर बेटा किधर लेना? जिस दिशा में करंट हो रही है उसी साइड एरिया वेक्टर लेना। तो इस सरफेस के लिए करंट डेंसिटी क्या होती? बोलो बोलो। J is equal to I/A1 होती, क्या ये गलत है? क्या होगी? I/A1 cos थीटा। अरे इस A1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा एरिया का, राइट एंगल ट्रायंगल मार रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज इस तरीके से A1 होगी, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा? A1 cos थीटा। क्या वही A है? बात तो वही होगी, तो क्या हो जाएगा? I/A, क्योंकि हर जगह एरिया यूनिफॉर्म है, तो करंट डेंसिटी क्या रहेगी? बात क्लियर है? फोटो बनाओ, देखिए।
स्पीड बढ़ाएंगे। यार अपन ने एक लाइन लिखी थी, अपन ने लिखा था, इधर देखो अभी 2 मिनट रुको। अपन ने एक लाइन लिखी थी, इन ए स्ट्रेट वायर व्हेन वी गिव पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गेट एस्टैब्लिश्ड इमीडिएटली विद स्पीड ऑफ लाइट, एंड उसके आगे एक और लाइन लिखो, छोटी सी लाइन आ जाएगा, एंड चार्ज एट एवरी पॉइंट, एंड चार्ज एट एवरी पॉइंट, जगह मिल गई, कहां लिखा था, एंड चार्ज एट एवरी पॉइंट स्टार्ट मूविंग टुगेदर, एंड चार्ज एट एवरी पॉइंट स्टार्ट मूविंग टुगेदर। ये वो वाली कहानी का एक मिथ बिठाया था अपन ने कि जब भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे इसलिए क्या दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह किसकी फॉर्म में पाई जाती है, स्पीड ऑफ लाइट से फैल जाती है, तो हर जगह के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होना। तो कहीं से भी चार्ज कहीं जाता नहीं है, मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि करंट कहीं से चलती है और कहीं पहुंचती है, वो हर जगह स्टार्ट होती है। अरे करंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर चार्ज फ्लो करेगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो वो हर जगह स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको यही तो पूछा था कि आप सोचते हो कि यहाँ स्विच ऑन किया तो यहाँ से कुछ निकला होगा, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, तो उसके बाद लाइट जली जाएगी थी, लेकिन होता क्या, स्विच ऑन कर दिया आपने, क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर जगह कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद थे ही जो रैंडम मोशन कर रहे थे। बातें मत करो यार, मेरे को चिल्ला के बात करनी पड़ रही है। तो फिर वो क्या किए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिली क्या हर जगह के इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दिए, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर दिए, तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी मिली ना, ऐसा थोड़ी कहीं से स्टार्ट हुई कहीं पहुंची। बात समझ में आई क्या, देखिए आपने ये लिख जल्दी से, हाँ बेटा बाकी छोड़ दो, नहीं वो कह रहे ऐसा हो, स्विच ऑन किया, ठीक है, ये तो कॉमन है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स भी लगी, फोर्स लगी तो रैंडम मोशन था, उसकी वजह से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। तो 1-2 सेकंड कहां लगते हैं, हमेशा थोड़ा देखते हो उस माइक्रो सेकंड लगते हैं। अब थोड़ा बहुत तो स्पीड ऑफ लाइट भी तो देखते वैल्यू है ना 3 × 10⁸, तो वो स्पीड से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो उसको टाइम लगेगा, कोई टाइम जो करंट डेंसिटी डिफाइंड एट ए पॉइंट, ये लिख लेना है ना, करंट डेंसिटी कहां पर डिफाइन है, किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आप छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिए, लेकिन क्रॉस सेक्शन कौन सा लेंगे बेटा, जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे, उसके, और I अपॉन एरिया उस जगह की क्या कहलाएगी, करंट डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे बेस्ट जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो आज अपन सॉल्व करेंगे। आगे लिखिए, हो गया आंसर, करंट तो यूनिफॉर्म होगा पूरी जगह, तो हर जगह यूनिफॉर्म ही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन तो हम कौन सा भी ले सकते हैं, क्रॉस सेक्शन तो हम, जैसे मैंने अरे एक सिलेंडर है, आपने ऐसे कट किया तो क्रॉस सेक्शन कैसा मिलेगा, ये डिस्क वाला, और ऐसे कट किया थोड़ा तिरछा तो अलग क्रॉस सेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे बात समझ में आएगी, लेकिन हमारे काम का एरिया कौन सा है, उस सरफेस का एरिया जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। समझ में आई मेरी बात, आगे लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए जल्दी, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक पढ़ाई करो यार तुम लोग, मैं तुम्हें टाइम दूंगा और तुम पर मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। मेरा आज माइंड में आ रहा था कि कुछ बच्चे मेरे पास आए थे आज तुम्हारी बैच से, जिनकी प्रॉब्लम थी, किसी का एसएचएम प्रॉब्लम है, किसी का रोटेशनल प्रॉब्लम है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि संडे को 4-4, 5-5 घंटे की क्लास लगाकर बीच में मैं एनएलएम से पूरा कवर करा, एनएलएम से लेकर 1-5 घंटे की क्लास में एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन खत्म, पढ़ा तो पहले से मोटी मोटी बातें बतानी है जो काम की बात है। फिर अगले में सर्कुलर मोशन 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरी गारंटी है, वो भी तुमको ऐसा लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हो। मैं एफ इक्वल टू एम नहीं बताऊंगा सिर्फ, अरे भैया पता तो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने उनसे पूछ लिया था ना, देखने का तरीका होता है,
अच्छा तुमने एक क्वेश्चन किया होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। m मास का पार्टिकल है तो इस इफेक्ट क्या है? 0। इफेक्ट मतलब एक्सेलरेशन 0, तो फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो नॉर्मल किसके इक्वल आ गया? mg। नॉर्मल और mg क्या एक्सेलरेशन पेयर है? इक्वल है ना? पॉइंट लग रहा है, इस पर नॉर्मल ऊपर लग रहा है mg। क्या ये नॉर्मल और mg एक्सेलरेशन पेयर है क्या? अभी तो बता देगा, आज बता है इसलिए कॉन्सेप्ट है नहीं है, क्योंकि आपको वही एक लाइन कटी हुई है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड। अरे उसका मीनिंग है भैया, और उन्होंने वो लाइन लिखी थी समझदार इंसानों के लिए, लोगों ने मीनिंग अलग निकाला। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ सबसे पहले फोर्स क्या होता है? पुश और बस इतनी डेफिनेशन। और फोर्स दो चीजों के बीच का इंटरेक्शन है। फोर्स क्या है? दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन है। दो पार्टिकल्स एक दूसरे को या तो पुश करेंगे या, और न्यूटन साहब ने बोला था कि जब भी दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होगा वो सेम टाइप का होगा, सेम अमाउंट का होगा और सेम नेचर का होगा। सेम टाइप का मतलब कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट ही होगा एक दूसरे पर, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो सेम नेचर मतलब पुश और पुल। मतलब एक पार्टिकल ने दूसरे को पुश किया है तो दूसरा भी पहले को, अब पुश का मतलब तो समझते होंगे, हमने दीवार को पुश किया, दीवार को तो मैंने पुश तो ऐसे किया तो दीवार ने मुझे पुश किधर किया होगा। तो जब भी दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होगा उसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई, दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे बाय अमाउंट, बाय नेचर और बाय टाइम। बेसिकली ए ने बी पर अगर पुशिंग नेचर का फोर्स लगाया है तो बी ने भी ए पर, ए ने बी पर अगर 10 का लगाया है तो बी ने भी ए पर, ए ने बी पर अगर कांटेक्ट की वजह से लगाया तो बी ने भी ए पर, ए ने बी पर अगर ग्रेविटेशन की वजह से लगाया तो बी ने भी ए पर। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए। तो ये नॉर्मल किसने दिया था? नॉर्मल किसने दिया था? सरफेस ने। तो ग्रीन वाली सरफेस ने ब्लॉक को नॉर्मल दिया ऊपर, तो ब्लॉक ने ग्रीन वाली सरफेस को नॉर्मल दिया होगा। इसने पुश किया तो इसने भी, इसने n अमाउंट का दिया तो इसने भी, इसने कांटेक्ट की वजह से दिया तो इसने भी। ये क्या कहलाएंगे? एक्सेलरेशन। mg किसकी वजह से आया? फील्ड फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। mg किसने दिया? धरती माता ने। किसने दिया? ब्लॉक पर किसने दिया? दो बात याद रखनी, कौन किस पर? कौन? ब्लॉक पर किसने? अर्थ ने। तो ब्लॉक ने भी किसको दिया होगा? ब्लॉक ने अर्थ को कितना दिया होगा? अर्थ ने ब्लॉक को क्या किया? फुल। तो ब्लॉक भी अर्थ को क्या करेगा? तो ब्लॉक के रेफरेंस में अर्थ को फुल तो ऐसे ही करेगा ना यार। तो अब ये एक्सेलरेशन क्या वो डेफिनेशन ऑफ फिट हो रही है? एवरी एक्शन है इक्वल एंड इक्वल अपोजिट। एक एक्शन है तो दूसरा, और ऐसा नहीं कि पहला पैदा होता है, सब एक साथ पैदा होता है। तो इसलिए किसी को भी हम एक्शन बोल सकते हैं और किसी को भी, अरे कोई फिक्स बॉडी ये इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन एक साथ होना स्टार्ट हुआ। अरे समझा गया? मैं भटक गया थोड़ा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपन इस तरीके से एनएलएम को निपटाएंगे और एनएलएम में बहुत बढ़िया बातें करेंगे, क्योंकि सारी फिजिक्स अच्छी वाली कहीं से स्टार्ट होती है। आपको रोटेशन में ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया सीख रहे हैं, सर्कुलर मोशन में भी ऐसा कुछ नहीं लगेगा नया सीख रहे हैं, बस लिखने का तरीका मैथ चेंज होगी। क्योंकि हम एनएलएम तक और फ्रिक्शन तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली मैथ्स यूज कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम सर्कुलर मोशन में जाते हैं, कर्वीलियर मोशन में जाते हैं, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। और दैट भाई आपने कभी ये क्वेश्चन पूछा कि मैंने आपसे पूछा था ना कि एक पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका, तो आपके मास्टर ने बोला होगा कि मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग इसलिए बोल रहा हूं कि जस्ट रिवाइज कर रहा हूं बात। तो आपने बोला कि x के मोशन को y से फर्क नहीं पड़ेगा, y के मोशन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब y में जो एक्सेलेरेशन होगा वो x की वेलोसिटी में कोई फर्क, और x में अगर एक्सेलेरेशन होता तो y की वेलोसिटी में कोई फर्क। वो आप इसलिए बोल पा रहे थे क्योंकि यहां की मैं कौन सी यूज कर रहे थे? फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर जैसे ही आपका चैप्टर आया सर्कुलर मोशन, तो वहां पर जाकर आपने बोला एक पार्टिकल v स्पीड से आ रहा है, इसके पास नेट एक्सेलेरेशन a है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आया जिसे an बोला, एक इधर आया उसको at बोला। तो
तो आपने बोला AT क्या करेगा, V की स्पीड को चेंज करेगा और AN क्या करेगा, V की डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि आपने सर यहाँ पर ये बताया था, आप यहाँ ऐसा बोल रहे हो जब परपेंडिकुलर है, V AN के परपेंडिकुलर है, तो जब आपने यहाँ बताया था कि कुछ भी फर्क नहीं डालेगा तो यहाँ क्यों डालता है? जेन्युइन डाउट है कि नहीं? सर आपने डाउट पैदा कर दिया ना, तो ये एक्चुअली कुछ कोई डाउट अलग नहीं है मैथ से। अपन सब इस टाइप की चीजें वक्त पे बात करेंगे, नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, सिखाऊंगा मैं, हमारा मैथ मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। बढ़ो आगे। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ समझते हैं आप लोग? माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझते हैं अंदर की बात, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात की। रिलैक्सेशन टाइम अपनी इच्छा से लगाया मैंने, सामने लगवाया। इसको डिनोट करेंगे टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम, if we remove potential difference, if we remove potential difference across conductor, if we remove potential difference across conductor, comma, the conductor become relaxed, conductor become relaxed का मतलब समझे, उसके इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो जाएंगे। If we remove potential difference across conductor, comma, the conductor become relaxed in some time, that time is called relaxation time. That time is called relaxation time. आपको मैंने बताया था जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन पकड़ेंगे तो उस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होने वाला टोटल चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि करंट फ्लो। लेकिन जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है फोर्स लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वापस से अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप हटा लोगे तो वापस से वो इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स स्टेट में आकर झिक नेट ड्रिफ्ट होना क्या हो जाएगा, बंद। तो वो जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जब इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंची होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हट चुकी है, तो वो कैसे पहुंचेगी, टक्कर जब आपस में बात करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, अरे बोल रहे यार, तो लोगों ने क्या बोला कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम ऑफ टू सक्सेसिव कॉलिजंस, टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ, ये एग्जैक्टली नहीं, ये एग्जैक्टली ये जस्ट क्या है, एवरेज चीज, सब एवरेज वाली बात हो रही है। अरे बोलो ना यार, यस सर। देखो तो टाउ डायरेक्टली तो किसके हुआ, टाइम ऑफ कॉलिजन। जनरली ऐसे पूरा मत लिखना, जनरली सही लिखना एक एक वर्ड। दूसरी लाइन से अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा, हेलो हेलो ऐसे ही यस और नो में जवाब दे रहा हूं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हुए, तो उन पर कितना फोर्स लगा होगा, E into E वेक्टर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा कितना है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज कितना फोर्स लगेगा। क्या इसकी वजह से ही ड्रिफ्ट की स्पीड आई थी, अदरवाइज ड्रिफ्ट हो ही नहीं रहे थे। तो और ये कितने टाइम के बाद आई, टाउ टाइम के बाद। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या काट करके आए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद रिलैक्स स्टेट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने में टाउ टाइम लगा होगा, टाउ टाइम। तो ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी खाने में भी तो टाउ टाइम लगा होगा। ऐसे पकड़ोगे क्या, ऐसे पकड़ो, अरे बात समझ में आई क्या, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ऐसे एरो बना के लो।
that it loses drift velocity in tau time, we assume that it loses drift velocity on it कौन है electron. We assume that it loses drift velocity in tau time. We assume that it loses drift velocity in tau time. So it has gained this velocity in electric field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने वेलोसिटी गेन की थी, क्या वो टाउ टाइम में ये वापस हटाने पर गेन हो देगा कि नहीं कर देगा? वही तो बोल रहा हूँ। शांत रहो, सामने देखो, रिलैक्स। क्या लिखा आपने? We assume that it loses drift velocity in tau time. देख लिया अंदर? So it has gained this velocity in electric field. जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी गेन की थी, वही तो हटाने के बाद टाउ टाइम के बाद क्या कर देगा? लूज कर देगा यार। अरे वही वाली बात, ये आप उल्टा बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जिस टाइम के बाद वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए थे, जिस टाइम के बाद वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए थे, वो तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सब लोग बोर्ड पर इधर बोर्ड पर देखो, क्या इनके पास इस इलेक्ट्रॉन के पास हम तो क्वेश्चन मान रहे थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो इसमें बेटा फोर्स लगना स्टार्ट हुआ होगा A into E का, A into, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पहले इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद कितनी हुई? E into E की। क्या उससे पहले हमने माना कोई टक्कर नहीं हुई है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये मोशन कर रहे होंगे। अरे हर चीज का रीजन हमें मानना चाहिए। यस सर। तो क्या मैं इसका एक्सप्रेशन कांस्टेंट मान सकता हूं तब तक? इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के टाउ टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कितनी गेन आई? vd। अरे बातें नहीं, कितनी गेन आई? तो इसके पास कितने टाइम t = 0 पर, इधर सभी बोर्ड पर t = 0 पर इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? 0। और t = टाउ टाइम पर बेटा इसके पास कितनी आ गई? vd। और स्टैंडिंग फोर्स लगा कितने का? e into e का। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? e into e अपॉन मास ऑफ e। किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। तो v = u + at। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? vd। इनिशियल कितनी थी? एक्सेलरेशन कितना है? e अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट कैसा आया वो नहीं भी पता होगा तो भी काम चल जाएगा, बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉपी करो। अन्ना के बोलता है सर के मेरे सही में लग रहा वही बोल रहे हैं। कितने टाइम के बाद करेगा? सब कौन है एवरेज चीजें? कौन सा बोल रहे हैं ना आपने? कोई मन बोला कॉलेज तो पहले भी हो रहे होंगे, तो ड्रिफ्ट होना बंद हो जाएगा अगर डिफरेंस है। तो एक तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, तो उसमें हमारा टाउ टाइम लगा होगा, वो टाइम लगा होगा ड्रिफ्ट होने में, थोड़ा तो टाइम लगा होगा ना, बड़ी स्पीड ऑफ लाइट से इंफॉर्मेशन के लिए। और चार का कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देता, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मूव कर रहे थे वो अब कितनी होगी? 0। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 से कितनी गेन की थी, वो हटाने के बाद सेम टाइम में क्या करेगा? लूज कर देगा। हो गया क्या? जल्दी जल्दी बढ़िया गेन मतलब गेम, नो पेन नो गेन। वही वेलोसिटी है ना,
बीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना ई डॉट जीडी तो है नहीं नहीं अलग है तो ये क्या ई तो पॉइंट है ई पॉइंट है ब्रदर इलेक्ट्रॉन है बीडी अलग है पास बीडी आगे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बीडी चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो कोई फर्क पड़ेगा क्या क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और एक और अपने पास करंट की वैल्यू क्या आई थी I equal to N E into A into BD वेक्टर और A वेक्टर और वाला था तो I upon A is equal to क्या था N E into BD ये आपका क्या था J सही है क्या तो J वेक्टर ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए J वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं N into E into BD वेक्टर अगर J की वैल्यू ध्यान से डालें सभी लोग बोर्ड पर ये पहला फॉर्मूला था ये दूसरा फॉर्मूला था VD की वैल्यू डाल सकता हूं मैं तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा J N into E स्क्वायर अरे बोलो into E वेक्टर इसको साइड करो टाउ into E वेक्टर अपॉन क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टर्म को ध्यान से देखो सभी लोग बोर्ड पर ये किसकी प्रॉपर्टी है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अरे ई वेक्टर किसकी प्रॉपर्टी है अरे भैया जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई थी किसकी प्रॉपर्टी हुई एन किसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की मैंने बताया था तुमको मास ऑफ वेक्टर तो फिक्स है ई स्क्वायर भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है टाउ क्या है ये किसकी प्रॉपर्टी है टाइम है लेकिन ये भी किसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की और ये किस पर डिपेंड करता है मटेरियल पर और टेंपरेचर पर आपने लास्ट क्लास में जवाब दिया था कि अगर टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कर दिया जाए तो टाउ क्या हो जाएगा ये भी कॉलिजन एकदम तेजी से होने लग जाएंगे तो इंफॉर्मेशन के जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी और नेक्स्ट होने में टाइम क्या लगेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे रिमूव अरे बोलो ना यार ये पूरी की पूरी ध्यान से देखना ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है बेटा ये पूरी पूरी प्रॉपर्टी है क्या ये कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं भाई किसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल प्रॉपर्टी है किसकी मटेरियल की तो J वेक्टर इज इक्वल टू रो इनटू E वेक्टर ये आधी रात को भी फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें बड़े-बड़े क्वेश्चंस बनेंगे J वेक्टर क्या आ गया रो इनटू E वेक्टर आधी रात तक याद रहना चाहिए मतलब सुबह तक भूल जाए दिक्कत नहीं और नोट करके लिखो सुबह तक नहीं रहना चाहिए आधी यहाँ रात तक कॉपी लिखो नोट लिखो ये फालतू जो कहानी थी वो खत्म होने वाली है अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अच्छा ये उल्टा हो गया एनी स्क्वायर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई तो क्या लिख रहा है आई है ये टाउ है या मैं ओह माय गॉड फैंटास्टिक कभी मानता है बात नहीं मैं करके समझाया है ब्रदर फिगर इज नॉट देयर वैसे में लिख रहा है आई थिंक सो ये 1 अपॉन रो है तो यहाँ से आपका E वेक्टर अरे यार ये क्या है क्या है? इसको ये वो नहीं कर सकते ये रो की वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन n इनटू बढ़िया कुछ स्क्वायर अपॉन टाउ तो ये क्या 1 अपॉन रो लिखा हुआ है तो E वेक्टर इसका क्या हो जाएगा रो इनटू J वेक्टर एक और कहानी तो मैं वैसे भी कॉपी करते हुए बात करनी तो मैं टाइम ही नहीं रो इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा सुना है क्या ये रो यहाँ पर क्या है रेजिस्टिविटी रो यहाँ पर क्या है रेजिस्टिविटी और ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इसका मतलब क्या है ये अलग अलग मटेरियल के लिए रो क्या होगा अलग अलग ठीक है दूसरा ये डिपेंड्स ऑन ये पूछे जा सकते हैं
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो। मटेरियल की प्रॉपर्टी तो है ही है, अलग मटेरियल होंगे तो रो भी अलग अलग होगा और साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि टाउ आता है उसमें। रो इक्वल क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन n e स्क्वायर टाउ। टाउ किस पर डिपेंड कर रहा था? अभी नोट करके लिखा हूं मैं। और सिग्मा बेटा यहां पर इसे क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? क्योंकि रेसिस्टिविटी का क्या होती है? उल्टा। अरे बोलो ना यार। किसी का कॉपी कर लिया आपने? जल्दी नहीं, बात मत करो यार, मुझे मत करो, ऐसा मत करो कि मैं खड़ूस टीचर लगने लग जाओ, है ना? माहौल है, बढ़िया है, बना रहे, पढ़ाई भी अच्छे से होती रहे। बात करनी हो तो मुझे बता दो, मैं आ जाऊंगा वहाँ पर, मेरे से भी बात करो, दोस्तों से करते ही रहते हो सकता है मैं ज़्यादा मदद कर दूँ, है ना? मदद ज़्यादा करो। ठीक है, जो भी फॉर्मूला लिखा है E वेक्टर इक्वल टू क्या? रो इनटू J वेक्टर। E वेक्टर इक्वल टू क्या है? रो इनटू J वेक्टर। तीन बार बोलो। E इक्वल टू क्या है? रो इनटू J वेक्टर। और अगर यहां से देखें, रो की वैल्यू डालो, मैं रो की वैल्यू डालूं कितनी? 1 सिग्मा। E वेक्टर क्या था? रो इनटू क्या है? और रो की वैल्यू 1 सिग्मा डालेंगे तो फिर J वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इनटू, बात एक ही है कि नहीं है? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। करो जल्दी, ये वाला हो गया? तेरे को वीडियो भेजूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक थी। क्या याद करना? अच्छा, एक चीज बताना मेरे को, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा क्लास में, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है क्या? एक्चुअल में ऐसा, क्योंकि अगर आप वेक्टर मूवमेंट डालते तो यहाँ E विद माइनस C डालते, E विद टोटल मान लिया ना तुमने, पावर नहीं है भाई, वो पूरी वैल्यू 1 बाय रो कर दी, ये पूरी, और वैसे भी आपको पता है 1 बाय रो कर दी। हायर टू लोअर इधर जाता है और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं? और मैथमेटिकली भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी वेक्टर फॉर्म में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला रखते हैं तो क्या चार्ज को साइन के साथ डालते हैं? चार्ज को किसके साथ डालते हैं? साइन के साथ डालते हैं। हो गया आंसर? अगला वाले लिखो जल्दी। ये मैंने क्या लिख दिया रवि वाले लाइन? मैंने बोला रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर आल्सो। रीजन क्या लिखा? बिकॉज़ टाउ डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, टाउ डिपेंड्स ऑन एंड टेंपरेचर इंक्रीज। ये एरो का मतलब क्या है? अगर टेंपरेचर इंक्रीज करेगी दिस इंप्लाइज टाउ डिक्रीज करेगा। और नोट जो लिखाने वाला था वो मैंने ऐसे लिखा। अब मैं ऐसे यूज करूंगा, आगे चलकर आप समझ जाएगा, है ना? एरो मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर ये क्वांटिटी में बढ़ा रहा हूं उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्या हो रही है वो मैं ऐसे समझ में आ रहा है ये? यस सर। ये इंक्रीजिंग और ये क्या? डिक्रीजिंग। जल्दी जल्दी जल्दी। ओम्स लॉ। मैं भी सारी चीजें जो ज्यादा ही डीप में चल जाने से कोई मतलब नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चन जो जे एडवांस के बनेंगे वो आपको इनकी इंफॉर्मेशन होगी, जो मैं आगे लास्ट में भी कराऊंगा। जो जे एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको फंडामेंटल चीजें क्लियर होगी कि क्या हुआ था। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो बिकॉज़ टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड एक बात है बता रहा होगा तो सुनते नहीं। टाउ क्यों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T को टेम्परेचर इंक्रीजिंग दिस इंप्लाइज टाउ डिक्रीजिंग। यही लॉस होगा अगर नहीं सुनोगे तो। एक लाइन मिस हो गई तो तुम्हारी दिक्कत है, आगे लिखो। ताई नहीं होती, ताई आप लिखते हैं जोड़ जाएंगे। ये आप लोग प्रूव कर सकते हो क्या? ओम्स लॉ। इसके बाद आप यही ओम्स लॉ था माइक्रोस्कोपिक उस पर क्या? J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर।
जे वेक्टर इक्वल टू क्या सिग्मा इनटू या फिर ई वेक्टर इक्वल टू क्या रो इनटू जे वेक्टर। अब जो मैं ले रहा हूं यूनिफॉर्म कंडक्टर, तो ओम साहब ने क्या बोला कि जब आप किसी कंडक्टर, यूनिफॉर्म का मतलब है पूरा स्ट्रेट वायर है, होमोजेनियस है, हर जगह मटेरियल क्या है सेम, बोला एन क्या है यूनिफॉर्म है। हेलो हेलो इधर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हायर पोटेंशियल पर रखा था VH पर, इसको रखा लोअर पोटेंशियल पर, करंट हायर टू लोअर ऐसे जाएगी क्या, हर जगह करंट ऐसे एस्टैब्लिश हो गई होगी यार, हर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितनी करंट एस्टैब्लिश होगी मान लो I, कितनी करंट एस्टैब्लिश हो गई, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ रहे हैं अभी कौन सा एरिया ले रहे हैं हम लोग, पता नहीं यार क्या था जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, तो इसकी रेडियस अगर r होती तो कैसा एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ये हायर है ये लोअर है, तो करंट इधर की होगी क्या, अपन यहां से लॉ में ड्राइव करें, आपको पता है डेल्टा v आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू n, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड v initial minus v final is equal to integral e vector dot dr vector। मैंने डेल्टा भी नहीं लिखा है ये, नहीं तो माइनस आता, वो होता v final माइनस अगर e वेक्टर यूनिफॉर्म है बेटा तो इंटीग्रेशन साइन से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस दिशा में हम जा रहे हैं dr dr तो सेम दिशा में, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, तो cos थीटा में थीटा क्या हो गया जीरो, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल dr 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 क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द बिटवीन पॉइंट 1 और पॉइंट 2, अरे पता होगा ना ये, तो वही मैं बोल रहा हूँ क्या डेल्टा v बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है अगर मैं कुछ भी है, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी है l, तो VH माइनस VL आप क्या लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, E into L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना यार, ये क्या आपने लिखा VH माइनस VL। उसकी बात बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी यहाँ से रो इनटू z, डेल्टा v इक्वल टू क्या आया रो इनटू z इनटू क्या l, अरे बोलो ना यार यस सर। अच्छा दूसरी बात j को क्या लिखोगे आप I अपॉन, ये तो बताया, तो डेल्टा v इक्वल टू रो I अपॉन इनटू l, तो भैया यहां से क्या आया देखो डेल्टा v इज इक्वल टू I इनटू कचरा जो बचा रो l अपॉन एरिया। क्या ये कोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, यस सर, क्या इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, यस सर, फॉर ए गिवन मटेरियल, यस सर, कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है कि नहीं, एरिया इसका लंबाई इसकी रेसिस्टिविटी क्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दी, अरे बोलो ना यार यस सर, क्या इस कचरे को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसी कचरे कांस्टेंट को क्या बोला गया रेजिस्टेंस, क्या बोला गया, तो यहीं से लॉ अपना ड्राइव होता है कि उन्होंने बोला था डेल्टा v डायरेक्टली इक्वल किसके होता है बेटा I के, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। समझ में आई क्या बात, तो डेल्टा v तो R इक्वल क्या आया रो l अपॉन एरिया। अब इतना आसान इस फॉर्मूले को मत समझिएगा, अप्लाई करना सीखेंगे आप। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या आया रो l अपॉन, ये लेंथ कौन सी है, वो लेंथ जिसके अलोंग, ऐसे लिखोगे आप जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रही है, और करंट फ्लो किधर करेगी हायर पोटेंशियल टू, और एरिया ये कौन सा एरिया है एरिया ऑफ दैट सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे चमका क्या चमको, अब मेरे को एक आंसर दे दो, ये एक मटेरियल था, ये आपकी शीट में क्वेश्चन है ना, क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है ना, ये लेंथ आपकी दे रखी थी a, ये साइड दे रखी थी आपकी b, और ये साइड आपको दे रखी थी c, और इस मटेरियल की आपको रेजिस्टिविटी की थी बेटा रो,
ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन थी रो। मैं इनका नामकरण कर रहा हूँ, A B C D E F G H। पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया, बातें मत कर रहा है। मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले ये कंडक्टर एक मटेरियल है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोल्ड कंडक्टर है। आप इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए कोई अलग रूल थोड़ी होंगे कि मतलब सिलिंड्रिकल वायर का तो उसके लिए कहानी तो वही चलने वाली है। अरे बोलो ना यार, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले सरफेस 1 है और ये सरफेस 2, इसका नाम जो भी है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया पहले 1 और 2 के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सरफेसेस, नामकरण कर देता हूं, सरफेसेस बोलो क्या था, A B C D and E F G H, then R। तब R बना। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, तो अगर मैं इस 1 को हायर पर रखता 2 को तो क्या करेंगे, ऐसे जाती तो लेंथ जो रो हर जगह रो है, रो है, एरिया यूनिफॉर्म है। अरे एरिया यूनिफॉर्म है कि नहीं है? क्या मैं एक साथ फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? रो भी हर जगह रो है, एरिया भी हर जगह ए है और लेंथ भी हर जगह सेम है। तो बताओ आर की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितनी होगी, रो वो लेंथ जिसके अराउंड करंट जा रही है, बहुत बढ़िया, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको करंट फाई ले जा रही है, कौन सा एरिया होगा, क्या इस सरफेस का एरिया एबीसीडी का और इसका रेक्टेंगल है तो कितना आएगा b into c। बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस बिटवीन a b e f, नीचे वाली बताओ, a b e f एंड ये कौन सी c d g h, c d g h में लगाता तो तब रेजिस्टेंस इस मटेरियल का कितना होता, अगर एक पर हायर होता तो लोअर क्या, ऐसे नीचे मिल जाती करंट, तो करंट किस लेंथ का मिल जा रही है, C की, तो रो इनटू लेंथ C कौन से एरिया को बांट के जा रही है, क्या कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, यस सर, पक्के से, यस सर, पक्के से, यस सर, जल्दी से कॉपी करो, आज क्वेश्चंस की बनवार होगी। होम फ्लो तुम्हारे सामने आ चुका है, अब वो वाली पक्का हुई स्टोरी जा चुकी है। माइक्रोस्कोपिक था, मतलब अंदर क्या क्या होता है, माइक्रो में अंदर जाकर बात करते हैं। ये मोटा मोटा है, एक कंडक्टर के अक्रॉस डेल्टा V है, अगर रेजिस्टेंस R है तो करंट जो I होगी डेल्टा V टू I। डेल्टा V यहां पर क्या है बेटा, ये डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। अब इसी को अब आपको कंडक्टर ऐसे बनाकर नहीं देगा, हेलो आपको कंडक्टर ऐसे बनाकर नहीं देगा, इधर देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये कंडक्टर वायर है, बस मोटा मोटा दिखा रहा हूं, वायर ही है। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे बना कर देगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो था इतना, तो मैंने ये वाला बना दिया। ये रेजिस्टेंस कितना है, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, तो आपका टारगेट रहने वाला है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है। तो अगर यहां पर पोटेंशियल VH है, वैल्यू होगी ना कुछ तो, और यहां पर पोटेंशियल VL है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VH माइनस V है, दैट इज डेल्टा V इक्वल टू क्या, VH माइनस इक्वल टू क्या होगा, I into R, I into। तो अब आज हम ये सीखने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और थी जो मैं बाद में बात करूंगा, जो कॉपी कर लो जल्दी। सर्किट बनाएंगे, सर्किट सॉल्व करेंगे, बहुत ठीक बात करते हैं। बट कोई भी चीज कैसे आई है समझ में आ रही है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई एडवांस सच में आप क्लियर करना चाहते हो तो ये इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है।
ये करने के लिए सर आर्टिफिशियल बातें करने लगते हो तो मुझे लगता है तुम्हारा कॉपी हो गया, इससे मैं फिर आगे बढ़ने की सोचता हूँ। चलो सर, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आगे आ गया हो गया सर। ठीक तुम्हारे क्या हो बेटा? नींद आ रही है? देख ले रहे हो? नींद आ रही है तो कुछ वगैरह जाओ। हो गया? सर मैंने पहले एक भी बोला था कि सेल्फिश बनना है ना? तो सेल्फिश सही वे में बनना है। अगर कॉपी हो गया तो बता दो, टाइम पास मत कराओ। तुम्हारी दिक्कत है भाई, एक मिनट की इंपॉर्टेंस है। बढ़ा दो आगे। जैसा लिखा है वैसे लिखोगे। तेरे कराने लग गए सर, तो पूरा क्लास निकल जाएगी। फिर हमको सेल्फी करना पड़ेगा सबसे रेडी। इस सॉलिड मटेरियल है ना, वो भर लेना। इसमें कलर कहाँ से भरते हैं भाई? कलर भरने का नहीं है क्या? फिर में कराई मत कर इस हिसाब से कलर भरने का नहीं रहता क्या? आज फिर तो वापस से रखना यार तो समझ ना पाता था, जब सर समझा रहा था तो लिखा होता है, समझ के आ जाता है। तो तेरे का वो उतारते रहे कि समझे। अरे भाई रफ्तार नहीं जानता, यहाँ पे भी खतरनाक है, हर तो और भी खतरनाक है। राइटिंग तुम देख फिर समझ में आ जाएगी आराम से। उल्टा बढ़िया है, रिवीजन भी हो जाता है घर पर जाकर पूरा काम के नहीं अरे आपने डायरेक्शन किया। जैसे अगर उसमें बैठ जाओ ना, कुछ और काम नहीं करना है, बीच बीच कंटेक्ट में लिया, उसके लिए आधे घंटे में निपटा दो ये सब्जेक्ट। लेंथ कौन सी वाली है? कम तक मैथ में कुछ ज़्यादा सवाल है तब तो टाइम लग सकता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में आधे घंटे में अच्छे निपटा क्वेश्चन करेंगे। अरे ये भी तो नहीं बताना पड़ेगी लाइन क्यों खींची है। अरे आपने जब कोई भी डेरिवेशन किया तो ड्राइव करते टाइम जो क्या कंडीशन थी, कौन क्या था, वो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एनालिसिस सिस्टम में अलग चीजें होंगी। हाँ वैल्यू में जैसे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगाता है बेसिस पर तो करंट ऐसी आती है, मान लें यूजफुल वाली लें तो कौन सी थी? ये वाली थी। अच्छा आप लोगों में से प्रॉपर जयपुर से कौन कौन है? फ्लैट दिलवा दो यार। और बाकी उस पास से राजस्थान से, यूपी से तो है मेरा, लेकिन मैं प्रॉपर नहीं है। 3 लोग हैं। बिहार से भी है क्या? बिहार से भी साइड का ना आइए मेरे भी यार समस्या वो नहीं है, इसके ऊपर जोन कटा हुआ है और वो टच आ जाता है बनारस या तो बहुत प्रोटेक्टिव है, इतना टाइम नहीं है। अगर 10 बच्चों का मैं पहले बोल दे रहा हूँ, अगर 10 बच्चे कॉपी कर चुके होंगे तो मैं वेट नहीं करूँगा। सर को फ्लैट चाहिए, हमारे साइड में फ्लैट है जगदीश बिहार।
कॉलोन हुआ है सोसाइटी सिकंदराबाद, दूर पड़ेगा सर वहाँ। अरे बढ़िया सर की गाड़ी से भी आ जाएगा रोज़, मेरे को ले चलो। सर तो यार सुबह आ जाएंगे। यार मैं सुबह के बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी गर्मी में मरने से बढ़िया है कि सर के साथ आ जाओ। लेकिन वो पास में चाहिए होगा, फ्लैट चाहिए होगा, दूर पड़ जाता है मेरे तो सर के पास क्या है आने के लिए सुबह? हैं। कार तो होगी सर, अरे हाँ ट्रेन से है सर, तो कार भी होगी, रैपिडो कर लेंगे। टाटा एरिया रहता है तो एंट्रेंस कर लेंगे हैं। अरे बढ़िया यार, मैं दिला दूँगा फ्लैट, कमीशन नहीं बचा लूँगा ऑनर से बात करो। 1 BHK चल जाएगा इसमें। अरे तो ये थोड़ी लेगा आप। अरे मेरे सिंगल को भी क्या बोला, डबल चाहिए और अलग अलग कामों के लिए। एक कमरा अच्छा कमरा चाहिए, हमारे घर में भी कमरे हैं, स्टोर रूम में बढ़िया तरह का इसी में लगा लेंगे सेटअप बढ़िया। किराए पर तो देते हैं हमारे भी कमरे। जैसा आपने अभी होमोजेनियस वायर लिया था, अरे बोल रहा है यस सर। देखो इन ए रैंडमली शेप्ड वायर और ए वायर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, इन ए रैंडमली शेप्ड वायर, इन ए रैंडमली शेप्ड वायर और ए वायर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स का मतलब रो अलग हो गया, डिफरेंट मटेरियल्स का मतलब रो होगा ना यार, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। In a randomly shaped wire or a wire made of different materials, charges may temporarily accumulate at certain regions in a randomly shaped wire or a wire made of different materials, charges may temporarily accumulate at certain regions, full stop. Once the required charge distribution is established, once the required charge distribution is established, once the required charge distribution is established, comma, no further charge accumulates. एक once, okay, sorry, मेरे को अभी जल्दी पढ़ी है यार, 2 दिन से लिखा है, कोई पढ़ाई में पक गया हूँ मैं। जल्दी बढ़ो आगे। चलो ठीक है। In a randomly shaped wire or a wire made of different materials, charges may temporarily accumulate at certain regions. ठीक है, मैं समझाऊंगा इस पॉइंट पर। At certain regions. ठीक है अंदर? Once the required charge distribution is established, once the required charge distribution is established, comma, no further charge accumulates, in एक पॉइंट से वन सीट तो इम्पोर्टेंट वो है ना क्वेश्चन इस नोट से सॉल्व, इस नोट से एक जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन और दूसरा भी पुराने वाले जे एडवांस में आया, इसी एक लाइन ईयर लॉन्ग बम लगाया भाई। In a randomly shaped wire or wire made of different materials, charges may temporarily accumulate at certain regions. Once the required charge distribution is established, no further charge accumulates, and the current becomes the same at all cross sections, and the current becomes the same at all cross sections, and the current becomes the same at all cross sections. Full stop. This situation is known as the steady state. This situation is known as the steady state.
स्टडी केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट चल रही होती है तो चार्ज क्या हो रहा होता है केमिस्ट्री पर, 1 होगा ना। स्टडी स्टेट में क्या होता है, स्टडी स्टेट एनर्जी होने के बाद क्या होता है केमिस्ट्री वाले क्लास में 4, उसके बाद चार्ज होना क्या हो जाता है रिवीजन। लेकिन स्टडी स्टेट में हम लेकिन इस ईयरली रिवीजन मैंने इससे पहले सॉल्ट एग्जांपल हो रहा था, सॉल्ट एग्जांपल अरे सुन लो इधर देखो ये ऐसा क्यों हुआ, लास्ट ईयर इधर देखो सभी लोग, अगर मान लो तुम्हारे पास ये जे एडवांस का है वो क्वेश्चन अपने यहाँ ये मटेरियल है थिकनेस है अंदर की तरफ, जैसे अपन को याद है वो ब्रैकेट आती है बीच में खाली रहती है थोड़ी मोटाई रहती है, उसको आधा काटोगे तो ऐसे दिखेगा, मतलब ये अंदर की तरफ थोड़ा मोटाई है, समझ गए, मतलब ये जो है वो कैसा है रेक्टेंगुलर है। अभी समझ में आ रहा है क्या, अगर आप यहाँ पर BH हायर पोटेंशियल लगा देंगे और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिकल ऐसे स्टेबलिश होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट था और इसमें रेजिस्टेंस पूछा गया था, ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी। हाँ जे एडवांस मेरे टाइम पर आया वो क्वेश्चन ऐसा कि हो जाए हमारा दिल नहीं आता मुझे यहाँ पे क्या जस्ट टू लाइक देखो इधर, हेलो हेलो, अगर ये स्टेट वायर होता क्या होता और एक ही मटेरियल होता तो क्या जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता, तो हर जगह कहीं पर भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता। तो वैसे से सुनिएगा, तो हम बोलते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए आने वाला चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, इसको क्या बोलते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पर आने वाला करंट इक्वल टू, क्योंकि आप ये तब बोल पा रहे हो जब स्टडी स्टेट स्टेबलिश हो चुकी है, लेकिन स्टडी स्टेट आने से पहले चार्ज ड्रिफ्ट वगैरह हुए होंगे तो कहीं ना कहीं गिरते हुए होंगे, अरे बोलो ना यार, अरे हुए होंगे कि नहीं होंगे, तो चार्ज एक्यूमुलेट होता है लेकिन तुरंत से ही क्या आ जाती है स्टडी स्टेट आ जाती है। जैसे ही स्टडी स्टेट आ जाती है तो हर एक प्रोसेस में करंट क्या हो जाती है, लिखा है ना, करंट क्या हो जाती है सेम हो जाती है, करंट सेम हो जाती है। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस में जितना चार्ज पर सेकंड गुजरा है क्या उतना ही, तभी तो बोल रहे हैं कि कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। अरे बात समझ में क्या बोला, अरे बोलो यस। अब बात आई कि चार्ज एक्यूमुलेट हुआ कैसे होगा, जैसे आपने सोचा कि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये मटेरियल है, ये कंडक्टर, तो अगर मैं बात बोलूं क्या करंट की प्रोफाइल आपके अकॉर्डिंग ऐसी बनती बेटा, करंट की प्रोफाइल ऐसी बनती कि नहीं बनती, करंट की प्रोफाइल कुछ करंट ऐसे जाता आपके माइंड में ये आया, लेकिन सच्चाई ये है अगर आपको समझ में आता है कि यहाँ पर दौड़ कौन रहा है, दौड़ कौन रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे पार किया होगा क्या ये सर्कुलर पाथ से पार कर रहा है, और सर्कुलर पाथ से पार करने के लिए क्या एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है, सेंटीमीटर फोर्स चार्ज को कौन दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इलेक्ट्रिसिटी फोर्स चार्ज पे और भी फोर्स लगा सकता है, दूसरा चार्ज भी लगा सकता है, इसका मतलब आप सोच के बताइए, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रांसफर्स का मतलब है करंट फ्लो के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर। आपने अभी तक क्या सीखा था कि अगर ये होमोजेनियस कंडक्टर होता है, इसको आप हायर पर रखते हैं और इस पर लोअर पर, तो एकदम से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती और इसी दिशा में पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, और नेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। अरे ये होता कि नहीं होता, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट होने के लिए ही एक फोर्स की जरूरत थी, जिसकी वजह से एक करंट पैदा हो पाई। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या एक कर्व पाथ से जाना है, और हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है। देखो तुम्हें दिक्कत हो सकती है पुराने पापों की वजह से, मैं जो बता रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत चीजें पता है, और अगर आप पुरानी चीजों में दिक्कत हो रही है तो बस उसका एक ही सॉल्यूशन है कि डाउट काउंटर पाकर सॉल्व करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये हैं चीजें अच्छी वाली, लोग स्किप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कल को